जानकारी मिल जाएगी। चलो, अगर आपको ये मालूम पड़ेगा इस सेशन के बाद में कि जब दो ही चीजें बताई, अभी तक मैंने केवल एक पैरामीटर बताया पर्सनालिटी, दूसरा पैरामीटर पे मैं बता रहा हूं मल्टीपल इंटेलिजेंस बोलते हैं इसको। मल्टीपल इंटेलिजेंस मतलब कौन सी इंटेलिजेंस हमारे दिमाग के पास होती है। ये थ्योरी दी थी 1983 में डॉक्टर हार्वर्ड गार्डनर ने। गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी बोलते हैं। उसका प्रैक्टिकल कैसे किया गया ये हम आपको बताएंगे अपनी फाइनल ट्रेनिंग में कि मैंने इसका प्रैक्टिकल कैसे किया। उन्होंने सिर्फ थ्योरी दी थी, उन्होंने सिर्फ आइडिया दिया और उस आइडिया का प्रैक्टिकल फिर हमने जो पूरी 10 साल की रिसर्च के बाद मैंने निकाल करके ये आपके सामने रखा, दुनिया के सामने रखा। तो इसमें जो चीज निकल के आई वो ये थी कि कोई भी काम करने के लिए आपके पास कुछ खास सेट ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस चाहिए। आप ड्राइविंग करना चाहते हो तो अच्छे ड्राइवर बनना चाहते हो, मान लीजिए अच्छा ड्राइवर कौन होगा जिसकी 3 स्किल सबसे ज्यादा काम करेंगी, सबसे ज्यादा एक्टिव होंगी। वो कौन सी? पहली स्किल सेल्फ कॉन्फिडेंस, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। दूसरी स्किल जब सामने से गाड़ी आ रही है और एक जा रही है और रास्ता कितना है और हमें कितनी स्पीड से निकालनी है और कितनी स्पीड पे ब्रेक करने हैं, ये कैलकुलेट करना देख करके विजुअल इंटेलिजेंस। और जब हमें उस गाड़ी को अचानक से रोकना पड़े या तेज भगाना पड़े, उस टाइम आपका रिफ्लेक्स अपने आप काम करे, हाथ पैर, गियर कब बदलना है, ब्रेक कब लगाना है, वो काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। यानी कि जिस आदमी की ये 3 चीजें सबसे ज्यादा मजबूत होंगी वो आदमी इतना अल्टीमेट ड्राइवर होगा कि वो कई वीडियोस आप देखेंगे अच्छे ड्राइवर्स की तो आपको वो दिख जाएगा कि यार इतना गजब कैसे कर लेता है, क्योंकि वो जन्मजात उसके अंदर होती है। अब एक प्लेयर बनना है, मान लीजिए प्लेयर बनने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? प्लेयर बनने के लिए अगर आपको खेल खेलना है सिर्फ कुश्ती का, तो आपके पास क्या चीज होनी चाहिए? थोड़ा सा लॉजिक, थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस, खुद के ऊपर भरोसा और आपकी बॉडी में जान। यानी जिस बंदे का काइनेस्थेटिक स्ट्रांग मिलेगा, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस स्ट्रांग मिलेगा और लॉजिकल स्ट्रांग मिलेगा, वो आदमी पैदाइशी कुश्ती का पहलवान होगा। मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, योगेश्वर दत्त एक कुश्ती का पहलवान जब वो कॉमनवेल्थ का मेडल लेके आगे आया तो हम उसको पैनल ऑफ जीनियस में जोड़ने के लिए हम उससे मिले। तो उस पैनल ऑफ जीनियस के लिए मैंने जब उनका टेस्ट किया, मैंने उनके दिमाग को जब चेक किया तो मैंने उनको बोला कि योगी भाई तुम पैदाइशी प्लेयर तो नहीं हो। ये साबित करता है कि आप पैदाइशी प्लेयर नहीं हैं तो भी कर सकते हैं अगर आपके पास परफेक्शन के लिए इतना समय हो। तो उन्होंने, मैंने कहा आप मुझे ये बताइए कि आप पैदाइशी प्लेयर नहीं हो, आपकी रिपोर्ट कह रही है कि आप कुश्ती के प्लेयर नहीं हो पैदाइशी, तो मुझे ऐसा लग रहा है आप थोड़े दिनों के बाद कुश्ती छोड़ देंगे। और दूसरी बात मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका रीजन क्या रहा कुश्ती के लिए। तो उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया कि मेरे पिताजी टीचर थे, वो जब आते थे तो हम सबको पढ़ने के लिए बोलते होते थे, पढ़ने में हमारी रुचि नहीं थी तो मैं बस्ता फेंक के और वहां बाबा का अखाड़ा वहां चला जाता था। और पहली दूसरी कक्षा से ही ये हाल है। तो पहली दूसरी कक्षा से ही वो अपने पढ़ाई वाले टाइम को बचाने के लिए, यानी पढ़ाई से बचने के लिए अखाड़े में जाता था। अब वहां प्रैक्टिस करनी शुरू करी। 5 साल की उम्र में जिस बच्चे ने प्रैक्टिस शुरू कर दी, अखाड़े में कुश्ती लड़ना शुरू कर दिया, तो आप सोचिए 10 साल की प्रैक्टिस के बाद तो आदमी परफेक्ट हो ही जाता है किसी भी काम में, उसमें वो सीख ही लेता है वो। लेकिन जीवन भर केवल वो आदमी कर पाएगा उस काम को जिसके अंदर वो गुण जन्मजात होता, वो नहीं छोड़ पाएगा फिर कुश्ती को। अगर उसके शरीर में कुछ हड्डियां टूट जाएंगी, अगर उसको कोई इंजरी आ जाएगी, तो वो कुश्ती के अखाड़ा खोलेगा, वो ट्रेनिंग देगा, वो उस मिट्टी से वो बाहर निकल ही नहीं सकता। वो उस फील को जब नहीं कर, मान लो उसको जब वो कुश्ती नहीं करेगा तो वो अपने आप को कभी पूरा महसूस करेगा ही नहीं।
तो उसको वो करनी ही पड़ेगी जिसके अंदर पैदाइशी ये वाला पार्ट है। अब अगर मान लो आपको कुश्ती नहीं करनी है, आपको केवल स्विमिंग करनी है जिसमें रेस लगानी है, जिसमें सिर्फ दम लगता है, तो उसके लिए मात्र ये चीज चाहिए, काइनेस्थेटिक और इंट्रापर्सनल, दो ही चीज चाहिए। जिसके पास दो स्ट्रोंग है वो पटाख से बन गया। अगर आपको क्रिकेट का प्लेयर बनना है, लॉन टेनिस का प्लेयर बनना है, आपको बैडमिंटन का प्लेयर बनना है, आपको टेबल टेनिस का प्लेयर बनना है, फुटबॉल का प्लेयर बनना है, जिसमें बॉल आती है और आपको वो कैलकुलेशंस करनी पड़ती है, उस केस में आपके पास वही तीन स्किल जो ड्राइवर के केस में थी, इंट्रापर्सनल, विजुअल और काइनेस्थेटिक। यानी जो बंदा टॉप क्लास का ड्राइवर होगा वो टॉप क्लास का प्लेयर भी होगा पैदाइशी, क्योंकि उसके वही पार्ट काम कर रहे हैं। इसी तरह से आपको कुछ भी करना है, उसमें जो स्किल सेट चाहिए, अब आपको नेतृत्व करना है, बोलना है, वक्ता वाला मैंने आपको बता दिया था। लिखने के लिए वाला आप लिखना चाहते हो, कंटेंट राइटिंग करना चाहते हो, तो कंटेंट राइटर को क्या चाहिए? एक तो बात को बात से कनेक्ट करने वाला नॉलेज चाहिए, यानी लॉजिकल इंटेलिजेंस, और दूसरा लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए, भाषा का ज्ञान, भाषा यानी लिंग्विस्टिक। तो ये लिंग्विस्टिक मैंने लैंग्वेज वाला ये वाला पार्ट है और लॉजिकल वाला ये पार्ट है। जिसके पास ये दोनों, वो बच्चा अगर 80-90% ले रहा है नॉर्मली पढ़ाई में तो कुछ नहीं है उसके लिए, वो तो बिना पढ़े ले सकता है, इतना तो नॉर्मली आते हैं उससे। वो कहते हैं कई बच्चे आते हैं अच्छा स्कोर करते हैं, माँ बाप तो पढ़ता भी नहीं, वो ये कैटेगरी, क्योंकि उसके अंदर पैदाइशी पढ़ा है वो। लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम पूरा शिद्दत से उसकी उस कला को क्लिक करने में लगा हुआ है कि ये बच्चा गलती से भी वो ना कर पाए जो करने के लिए ये बना है। जैसे कि मैं आपको एक बात बताता हूं, आईएएस बनने के लिए क्या स्किल सेट चाहिए? केवल 2 स्किल सेट चाहिए आईएएस बनने के लिए, ज्यादा बड़े लेवल पर। एक बल्कि 3 मैं कहूंगा, इंटरपर्सनल यानी लोगों से मिलने की इच्छा, इंट्रापर्सनल खुद के ऊपर भरोसा, और लिंग्विस्टिक लैंग्वेज का समझ। और क्योंकि अगर उसे पर्यावरण पे भी काम करना है तो उसका नेचुरलिस्टिक भी होना चाहिए। तो जिस बंदे के ये 4 बढ़िया, वो पैदाइशी डिप्टी कलेक्टर है। अब यहां डेप्यूटी कलेक्टर किसको बनाया जाता है? जो आदमी ज्यादा नंबर लेता है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में ज्यादा नंबर किसके आते हैं? जो आदमी ज्यादा रट्टे मारता है। और ज्यादा रट्टे कौन मार सकता है? जो बंदे का विजुअल बहुत अच्छा होता है, यानी जिसकी फोटोग्राफिक मेमोरी होती है। होता तो है वो आर्किटेक्ट, होता तो है वो डिजाइनर, होता तो है वो आर्टिस्ट, होता तो है वो आंख से करने वाला काम, वीडियोग्राफर या फोटोग्राफर, होता तो है वो ज्योग्राफी पढ़ने वाला, फिजिक्स पढ़ने वाला पैदाइशी तो। लेकिन उसकी कला जो विजुअली इतनी स्ट्रांग है तो वो रट्टे पे यूज कर करके और गलती से बन जाता है डीसी, डेप्यूटी कलेक्टर। तो सारी उम्र वो खुद भी परेशान रहता है और दूसरों को भी परेशान करता है। जो व्यक्ति जिस काम के लिए बना ही नहीं है, भाई आपको विजुअल का क्या यूज करना है डेप्यूटी कलेक्टर को? तो रट्टे मारने वाला ये प्लान करके, क्योंकि ये रिसर्च जो है मैंने आपको बताया, ये हमारे पास रिसर्च पड़ी थी, और फिर मैंने दूसरा लॉजिक आपको दिया था काफी दिन पहले, सॉरी कल परसों पहले, मॉर्फिक रेजोनेंस का, कि कलेक्टिव कॉन्शियसनेस काम करती है। जब आप प्रॉब्लम के ऊपर बात करते रहोगे तो पूरी दुनिया में प्रॉब्लम पर बात होती रहेगी। आपको उन लोगों का ही साथ मिलता रहेगा जो प्रॉब्लम पर बात कर रहे हैं। फिर जब आप सलूशन पर बात करने लगोगे तो आपके साथ सलूशन वाले लोग आने स्टार्ट हो जाएंगे और प्रॉब्लम वाले अपने घर रह जाएंगे। ये मॉर्फिक रेजोनेंस है, दिस इज कॉल्ड कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। ये मधुमक्खी है, आपका जो वो पक्षी होते हैं वो आप देखो कितनी सिस्टमैटिक तरीके से ऊपर से उड़ते हैं ना, कितना मतलब डिजाइनिंग वे में उड़ते हैं। वो कोई डायरेक्शन नहीं बताता उनको, वो जो उनकी कॉन्शियसनेस है, वो जो नॉलेज है, वो सारा का सारा इंस्टिंक्टिव होता है और वो सब का सब कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से चलता है।
यानी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस का मतलब हम यहाँ चेतना का इस तरह का मतलब लेंगे कि प्रकृति के पास बात बताने के, मैसेज देने के तरीके होते हैं। जैसे ऐसे बहुत से कबीले हैं, जब कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं व्यक्तिगत ही बात करूंगा, वो मैं मंच से नहीं करूंगा, वो थोड़ी सी ज्यादा हैवी हो जाएंगी, मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे लिए ही बताना आप लोगों को, फिर बात डाइवर्ट होकर कहीं और चली जाएगी। लेकिन मैं आपको बताता हूं, कई ऐसे कबीले हैं इस दुनिया के अंदर जहां पर व्यक्ति को अगर पानी खोजना है तो वो ऐसे खड़ा होता है, धरती मां से पूछता है पानी कहां है, और वो उधर चलना शुरू कर देता है। ये एक्चुअल प्रैक्टिकली पॉसिबल है। आप किसी भी संसार की किसी भी वस्तु के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि धरती पे कॉन्शियसनेस है या नहीं, ये डिबेटेबल इशू है, लेकिन पत्थर से भी कम्युनिकेट किया जाता है। कहने को वो पत्थर होता है, दैट इज अ सिंबॉलिक फॉर्म, वो सिंबल है। आप जिससे कम्युनिकेट करना चाहें, आप आंख बंद करके कम्युनिकेट कर सकते हैं, और वो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट वो मैसेज देगा जिसका जवाब आपको चाहिए, बशर्ते कि आपने अपने आप को ग्राउंडेड किया हो। ग्राउंडेड करने का मतलब ये होता है कि आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है उसको बाहर निकाल दें, और जो नेगेटिव एनर्जी है उसको धरती को दे दो। धरती की एक खासियत होती है, धरती हमेशा न्यूट्रल चार्ज पे रहती है। जब आप धरती के साथ कनेक्टेड होते हो, और जब आप वहां कनेक्टेड होते हो तो आपकी नेगेटिव एनर्जी डाउन जाती है। आपका जब सेशन था संजीव जी के साथ, तो संजीव जी ने आपको वहां ग्राउंडेड किया था, याद है आपको? आपने नोटिस नहीं किया, लेकिन आपको कभी टेस्टिंग नहीं करवाई ग्राउंडेड की। क्या आपको टेस्टिंग करवाई ग्राउंडेड की? टेस्टिंग कराता हूं कि क्या आपको ग्राउंडेड किया जा सकता है। तो लेट अस डू एन एक्सरसाइज। आप इसको अभी बंद कर देंगे, वीडियो को बंद कर दीजिए। कितना बहुत से सुन रहा है। अभी हम जहां हैं वहीं खड़े हो जाएंगे। जिसको भी ग्राउंडेड होना है, जिसको नहीं होना है, जिसको नहीं महसूस करना है, वो आंखें खोल के जैसा बैठा है वैसे बैठा रह सकता है। गद्दा पे भी हो जाएगा, वो गद्दे भी तो कनेक्टेड धरती के साथ। आप नंगे पैर होने चाहिए बस। आपने अपने आप को अपना पहनावा छोड़ के अपने पैरों को इस तरीके से खड़ा कीजिए कि आप बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन में हो, ज्यादा चौड़े ना खुले हो। कंधे की सीध में इस तरीके से रखिए, बिल्कुल सीधे खड़े हो। अभी बस एक काम करिए, आप अपने साइड वाले बंदे को, मतलब साइड वाला इन द सेंस, अपने आप से दिमाग लगाइए। आप किसको छेड़ेंगे, हाथ नहीं लगाना, मतलब ज्यादा शोर नहीं करना, केवल कंधे पर हाथ लगा के वैसे चेक कीजिए वो कितना हिल रहा है। आप क्रॉस ऐसे नहीं करना कि एक कंधे पे दो आदमी लगा रखा है, ऐसे ऐसे थोड़ा हल्का सा पुश करके देखो, हल्का सा पुश करके देखो भाई, आगे नहीं, साइड में, सिर्फ साइड में। पहले एक जना करके देख लो साइड वाले को, फिर दूसरा करके देख लेना दूसरे हिल रहा है, मतलब लगाते ही हिलता। जैसे वो पेड़ होता है, एक हल्का सा पेड़, मतलब हल्की सी डाली होती है, वो ऐसे, मतलब जो बंदे को हाथ लगाया गया है, जिसको धक्का दिया जा रहा है, वो हिल रहा है, उसको महसूस हो रहा है ना कि मैं हिल रहा हूं। उसको अपने अंदर जो, आप इसको आंख बंद कीजिए, अभी सारे बंद कीजिए आंख। अभी जिसको हाथ लगाया था उसी को दोबारा से उसी पोजीशन में हाथ लगा के आप देखिए, आंख बंद करके किया है, वैसे ही है, सेम वैसे ही है ना। अब थोड़ा ज्यादा महसूस हुआ होगा, अब ज्यादा हुआ होगा ना कि ज्यादा हिल रहा है। अब आप हाथ सीधा कर लीजिए, हाथ सीधा, नीचे हाथ कर लीजिए, नीचे हाथ बिल्कुल अपनी बॉडी को सटा लीजिए। आंखें बंद रखिए, आंखें बंद करके आप अपने घर या अपने खेत के बारे में एक बार पूरा विजुअलाइजेशन कीजिए।
पूरी तरह से विजुलाइज कर लीजिए। फिर अपने शरीर को सिर से लेकर पैर तक एक एक अंग को लेकर के विजुलाइज कीजिए। फील कीजिए, महसूस कीजिए कि आपका शरीर है। मैं अब सिर पे हूँ, बालों में हूँ, फिर मैं माथे पर हूँ, फिर मैं नाक पर हूँ। कभी भी अपनी स्पीड से, ना स्पीड फास्ट ना स्लो, इसका कोई रोल नहीं। आप अपनी स्पीड से अपनी बॉडी में ट्रैवल करने की कोशिश कीजिए, मतलब उसको देखने की, इमेजिन करने की, सोचने की कोशिश कीजिए। कोशिश करिए, थोड़ा जाएंगे आप और नीचे जाएंगे, बिल्कुल पैरों तक। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अभी तक आप अपनी पूरी बॉडी को विजुलाइज कर चुके हैं। अभी आप अपनी बॉडी के अंदर दौड़ रही नकारात्मक ऊर्जा को एक कमांड दीजिए अपने मन ही मन में कि मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। अब मैं एक पॉजिटिव इंसान बनने जा रहा हूं। सकारात्मकता के अलावा नकारात्मक आदमी, नकारात्मक विचार, नकारात्मक शक्ति अभी मुझे परेशान नहीं कर सकती। और उस नेगेटिव ऊर्जा को जहां जहां शरीर के अंगों में है एक बार महसूस कीजिए और उसे कमांड देने की कोशिश कीजिए। फिर भी विचार अगर परेशान कर रहे हैं तो अपने घर में, खेत में, आंगन में, स्कूल में, गांव में, कहीं भी मौजूद किसी भी पेड़ को सोचिए। जो पेड़ आपका फेवरेट हो या जो पेड़ आपका सबसे ज्यादा देखा हो आपने, या जिस पेड़ के पास आप रहे हो। अब ये मान लीजिए कि आप वो पेड़ हो और आपकी जड़ें धरती के अंदर धंसी हुई हैं। अब आप उस ऊर्जा को बोलिए कि यहां से निकलने का रास्ता मैं तुमको दे रहा हूं, और वो ऊर्जा आपके बालों से, सिर से होते हुए नीचे जाना शुरू करेगी। अब वो आपके कंधे से नीचे जा रही है, पेट के पास से, नाभि के पास से, कमर के पास से होते हुए वो नीचे जा रही है। टांगों के रास्ते, पैरों के रास्ते, पैरों की उंगलियों के तलवों के रास्ते, वो सारी ऊर्जा जड़ों में जा चुकी है। और क्योंकि धरती एक विशालतम जीरो चार्ज पर बैठा हुआ एक ऑब्जेक्ट है, तो आपकी नेगेटिव ऊर्जा वहां से निकल करके आप पूरी तरह से पॉजिटिव और स्टिफ, हार्ड, मजबूत, कभी ना हिलने वाले पेड़ बन गए हो जिसका तना आपने इमेजिन किया था। ईमानदारी से उतना ही जोर लगाकर अब साइड वाले को जरा धक्का देकर देखिए। वो कितना ही हल्का हो, क्या आपको लगा कि वो पेड़ बन रहा है? आप हाथ नीचे कीजिए। अभी अपने पूरे शरीर को महसूस कीजिए कि आप इस ऊर्जा में रहना चाहते हैं, और धरती माता से रिक्वेस्ट कीजिए कि हे मां, जब भी कोई नकारात्मक ऊर्जा मुझे घेरने लगे, इसी प्रकार से मेरी ऊर्जा को अपने में समाहित कर मुझे न्यूट्रल करना और मुझे जीवन के सारे तनावों से मुक्ति देना। अब आप इस पेड़ को छोड़कर वापस अपने शरीर में आ सकते हैं, और उस ऊर्जा को, जो ऊर्जा है ही नहीं नेगेटिव, केवल पॉजिटिव ऊर्जा में पूरी शरीर में घूमते हुए महसूस कीजिए।
धीरे धीरे अपनी आंखों के ऊपर धीरे धीरे से अपना हाथ ले जाइए। अपनी हाथ की हथेली का कुपा बनाकर उसके ऊपर रख लीजिए थोड़ी देर के लिए। अंधेरे में आंखें खोल लीजिए। आंखें खोलकर आंखों को 2-3 बार टिमटिमाइए और धीरे धीरे हाथ नीचे करके अपनी आंखें खोल लीजिए। नाटक लग रहा है? किसी को हाथ खड़ा कीजिए जिसको नाटक लग रहा हो, जिसको ये लग रहा हो कि इससे कुछ नहीं हुआ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लोगों को लग रहा है कि ये कुछ नहीं हुआ। किसको लगा कि आपके साइड वाले की बॉडी बिल्कुल पत्थर का पेड़ हो, मतलब एकदम पेड़ हो गई थी, बल्कि आपने ज्यादा जोर लगाया था, मैं देख रहा था। यस और नो? हाँ, अब आप बैठ सकते हैं। जिसको रुके आपस में बात नहीं, मेरी बात सुनिए। जिसको 1% भी बदलाव महसूस नहीं, जिन 7-8 लोगों को 1% भी बदलाव महसूस नहीं हुआ, वो लोग ये समझिए कि वो विचारों के द्वंद में इतने गहरे डूबे हुए हैं कि वो दिन रात सोचते रहते हैं। वो इतना सोचते रहते हैं कि जो सोचने को बोल रहे हैं वो सोच ही नहीं पा रहे हैं। अगर मैं ठीक कह रहा हूं तो हाथ खड़ा कीजिए। हाँ, आप सोच ही नहीं पाए जो मैं कह रहा था। बस एक लेफ्ट हैंड में घड़ी है। हेलो, तो मैं जो खड़ा था वो गद्दा था, तो उस पर मुझे लगा कि मैं शायद मैं ही स्टेबल नहीं हूँ। दूसरी चीज़, मुझे ये पता नहीं चला कि मुझे लगा कि मेरे अंदर नेगेटिव तो है ही, मैं सोचूं क्या। फिर ये लगा कि नेगेटिव है तो मुझे कैसे पता चला कि ये नेगेटिव एनर्जी है। ये 2-3 पॉइंट थे। उसके बाद मैं समझ नहीं पाया क्या है। और भाई ऐसे टच नहीं करना इसको, मैं जैसे पकड़ा था वैसे करा। देखिए म्यूट ना हो जाए। क्या है, ऊर्जा वाले कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए पूरा लेक्शन लगेगा, मतलब पूरा दिन लग जाएगा, उसको अभी रहने देते हैं ना। ये गहरा विषय है, आपको समझ आ जाएगा, जल्दी आएगा आपको, मैं आपको जानता हूँ। आपका दिमाग है उस लेवल का। इन लोगों को नहीं आएगा समझ, लेट आएगा इनको आ जाता है। इनको आप में रिवर्स है, आपको आएगा। कहां से यहां तक पहुंचे थे अपन लोग? ग्राउंडेड वाले पॉइंट से थे ना? आईएएस वाले हैं? खेत में पानी से पहले। हाँ, चलो करो। देखो, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ऊर्जा को भी विजुअलाइज किया जा सकता है, बहते हुए भी देखा जा सकता है, थॉट्स को भी देखा जा सकता है, उनको डायरेक्ट भी किया जा सकता है, उन दिमाग को खाली भी किया जा सकता है, पूरी तरह से खाली। आप लोग हमसे मेरे से पूछते हैं, हमेशा पूछते हैं, हमने कभी किसी भी ट्रेनिंग में आप लोगों को नहीं बताया। ये इस लेवल की ट्रेनिंग वाले लोगों से बात की जा सकती है, यहाँ तक आए हुए लोगों से, क्योंकि ये वहां से आते आते यहाँ तक आए हैं। आपने एक बात पूछी हमसे कि कभी बहुत से लोग पूछते हैं कि आपकी ऊर्जा का स्रोत क्या है, या इतनी ऊर्जा कहां से आती है। या कई बार मुझे भी ऐसा महसूस होता है कि मैं जो बोल गया वो मैंने नहीं बोला, वो सीधा वहां से आया। कहां से आया मुझे भी नहीं पता।
आया। अब जो आया उसको आपको समझना है, उसको आपको देखना है, उसको आपको ये देखना है इंस्टिंक्टिवली कि क्या था ये कब होगा? जब आप अटेंटिव होना जानते हो, जब आप अपने दिमाग को खाली करना जानते हो। इस सारी की सारी प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका मौन, आपकी चुप्पी। जबान की चुप्पी नहीं, दिमाग की चुप्पी, जब आप सोचना भी बंद करते हैं। मेरे विचारों पर मेरा इतना नियंत्रण है कि मैं विदिन 1 2 3 ब्लैंक, पूरा दिमाग खाली, अब आने दो जो आ रहा है। इसी कारण से मैं हर उस व्यक्ति को उतनी ही बार सुन सकता हूं जितनी बार मैं उसके सामने बैठा हूं। आप में से कभी मुझे किसी ने किसी को सुनते हुए सोते हुए नहीं देखा होगा। चाहे वो व्यक्ति को मैं 20 बार सुन चुका हूं, मैं 20 बार सुन सकता हूं, क्योंकि मुझे ये मालूम है मुझे इसमें से निकालना क्या है। और जब वो पॉइंट आएगा मुझे टक से पता चला ये पॉइंट निकालना था, इसीलिए सुन रहा था मैं इसको। इस पॉइंट का कनेक्शन कहीं ना कहीं जुड़ेगा। इतना अवेयर होना पड़ता है, आपको ये सोचना पड़ता है कि आपको कुछ नहीं पता है और आपसे बड़ी बड़ी ताकतें इस ब्रह्मांड में हैं, और उन ताकतों के पास उसको कुछ भी कह देता है। कुछ लोग उसको ऊर्जा कहते हैं, कुछ लोग उसको परमात्मा कहते हैं, कुछ लोग उसको अल्लाह कह देते हैं, कुछ लोग उसको वाहिगुरु कह देते हैं। उसके नाम अलग अलग हैं, लेकिन जिसने भी उस चीज को समझा उसको ये मालूम है कि वो आपकी सृष्टि को बचाने के लिए आपको संदेश देती है और बताती है। और इसीलिए वो आदमी, कोई गुरु जो है, वो अपने 4 बेटों को दीवार में जिंदा चिनवाने के लिए राजी हो जाता है। ऐसे ही नहीं होता है ये, ऐसा नहीं है कि उसको अपने बच्चों से प्यार नहीं है, लेकिन उसके बस की बात नहीं है भाई। उसको वो इतना स्ट्रांग होता है कि उसके बस की बात नहीं होती है। उसका कॉन्शियस लेवल इस लेवल पे होता है कि वो आने देता है जो आ रहा है, और उससे उसको समझ में आता है कि क्या करना है। और हम लोग इतने माइंड को क्लोज करके बैठे होते हैं कि बंद करे हुए हैं सब कुछ। हम सुनना ही नहीं चाहते हैं, हम देखना ही नहीं चाहते हैं, ऑब्जर्व ही करना नहीं चाहते, बस सुनाना चाहते हैं। आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको यह भी मालूम पड़ेगा कि आपको क्या ऑब्जर्व करके क्या निकाल के क्या देना है, आपको एग्जैक्ट पता होगा। फिर आपको इस चीज की परवाह नहीं होगी कि दुनिया क्या कहेगी, दुनिया किस रास्ते पर है, दुनिया क्या सोचती है, ज्यादातर लोग क्या कहते हैं, ज्यादातर क्या है, समाज ऐसे करता है, राजनीति ऐसे होती है, ये वैसे होता है। कुछ नहीं पता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो करता है जो करता है, उसके पास सब कुछ है, उसके पास पूरी प्लानिंग है, उसके पास सारा कुछ है। वो नजर तो पैदा कर लो यार, अपने अंदर तो अपना खाली तो कर लो यार। अपना खाली नहीं करोगे तो क्यों देगा वो तुमको? जगह खाली कर नहीं रहे हो, चाहते हो तुमको सब कुछ मिल जाए, कर कुछ रहे नहीं हो, सोच रहे हो ऊर्जा ऐसे ही मिलती रहे। अरे खाली होगा तो कुछ आएगा नहीं। हर बार आपको पुराना वाला जो इंजन ऑयल बदलना पड़ता है ना, निकालना पड़ता है ना, निकलेगा तभी तो दूसरा नया आएगा, तभी तो ऊर्जा दोबारा से रिस्ट्रक्चर होना शुरू होगा। मौन होना सीखना पड़ेगा आपको। और मौन होने की प्रक्रिया है, उसमें कोई व्यक्ति कुछ चीजों को नहीं बता सकता, कुछ चीजों को अपने एक्सपीरियंस के तौर पे बता सकता है, और वो चीजें में से आपकी जगह पे कौन सी चीज फिट बैठती है उससे आगे बढ़ा जा सकता है। मेरा बिंदु ये था, जिस बिंदु के लिए हम बात कर रहे थे, कि सृष्टि के अंदर हर चीज कम्युनिकेट करती है, हर चीज एक दूसरे से बात करती है। आयुर्वेद के अंदर, जो आयुर्वेद को जानते हैं, जो नाड़ी विज्ञान जानते हैं, वो लोगों को मालूम है कि वो वैद्य जी हमें बताते हैं कि हमारी नाड़ी बात करती है। वो नाड़ी बताती है कि कहां क्या गड़बड़ है। कैसे करती है वो बात? वो कोई बात करने का वो तरीका नहीं होता है कि भाई वो सच्ची में कोई बात बताती है।
हर सिग्नल का अपना एक मतलब होता है। फ्लो कई बार टूट गया मेरा। सब कुछ आप शक्ल देखे बिना भी बताई जा सकती है। सिर्फ नाम बता दो, केवल इससे बताई जा सकती है। फोटो दिखा दो, इससे बताई जा सकती है। आदमी की नहीं, जानवर की भी बताई जा सकती है। जानवर की नहीं, पेड़ की भी बताई जा सकती है। आज से 50 साल पहले इसको कौन सी बीमारी थी वो भी बताई जा सकती है। इट्स अ डीप प्रोसेस एंड इट इज प्रैक्टिकल एंड इट इज पॉसिबल एंड इट इज हैपनिंग। ये बनी बनाई बातें नहीं है। मैंने इसीलिए उन कबीलों का जिक्र किया जो आज भी मौजूद हैं दुनिया भर में। मैं 180 लोगों को जानता हूं सीधे सीधे जो जानवरों से बात करते हैं प्रैक्टिकली। जो तो आप ये सोचिए कि इतना कम्युनिकेशन है प्रकृति का, इतना कम्युनिकेशन है, हमारे अंदर वो चीज होनी चाहिए, हम उसे रिसीव कर लें। और यकीन मानिए जिस दिन आपने वो रिसीव करना शुरू कर दिया जो प्रकृति आपको देना चाहती है, आपको इस दुनिया की कोई चीज में कुछ रस नहीं आएगा, इसकी गारंटी है। क्योंकि वो जो आनंद है उसकी कोई सीमा नहीं, उसका कोई अनुमान ही नहीं लगा सकता। वो केवल और केवल महसूस किया जा सकता है। और जैसे ही वहां आओगे उसके बाद आपको हर व्यक्ति जो भी आपसे ये पूछेगा कि तुमको बताओ क्या चाहिए, तो तुम्हारा एक ही जवाब होगा कि परमात्मा के सिवाय मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, और वो तुम्हारे पास है नहीं तो तुम्हारी कोई औकात नहीं मुझे खरीदने की। उस लेवल पर आपको अपनी कॉन्शियस को डेवलप करना है, और ये धीरे धीरे होगा। इट्स नॉट अ प्रोसेस कि इसको कोई और आदमी कर, मैं नहीं कर सकता इसको। आपको अपने आसपास हो रही गतिविधियों के लिए अवेयर होना है, चिंतित नहीं होना है, गुस्से में नहीं आना है, भड़कना नहीं है। ये नहीं करना है कि ये हो रहा है, ये हो रहा है। मैं कई बार अपने भाषण में बोलता हूँ, मुझे बड़ा ये लगता था, मैं बड़ा दुखी हो जाता था, पर ये नहीं बताया कि मेरे पास 3 सेकंड में खाली होने का रास्ता भी था। इसीलिए मैं दिन में 10 बार दुखी होकर मैं 20 बार काम करना चालू रखता था, और रास्ता बंद ही नहीं किया मैंने कभी चलना। यहाँ से खाली होना सीखना पड़ेगा। तो जैसे ही खाली हुए उसके बाद आपको जीवन से कुछ नहीं चाहिए, मजा ही मजा है। आपको कुछ भी करोगे उसी में मजा है। अब आपको जहाँ आना है, इधर आ जाइए, क्लास खत्म हो जाता है। म्यूजिकल इंटेलिजेंस पे आते हैं। म्यूजिकल इंटेलिजेंस का मतलब है संगीत के साथ आपका कैसा रिश्ता है बाय बर्थ। कुछ टाइम पहले टीवी पर एक कार्यक्रम आता था सारेगामा, या कुछ गानों से रिलेटेड, इंडियन आइडल टाइप से। उसमें कुछ नए प्रतिभागी गीत गाया करते थे। आप में से कोई है जो उसको देखा करता था कभी उस टाइम? काफी लोग हैं। अब आप मुझे ये बताइए, आप में से कोई ऐसा है जो उस इंडियन आइडल में गाते हुए गाने में बंदे का जैसे ही सुर टूटता था आपको इरिटेशन होती थी? है ना? ये जो इरिटेशन, इसका मतलब क्या है मालूम है? आपको परमात्मा ने संगीत के साथ जोड़ करके भेजा हुआ है। यानी आपके जीवन का परम आनंद संगीत में है। आपने संगीत छोड़ा, आपने जीवन छोड़ दिया। आप ये समझिए, आपको बिजनेस करना है, संगीत से जुड़ा कीजिए। आपको पढ़ाना है, आपको पढ़ना है, आपको काम करना है, संगीत से जुड़ा हुआ। आपके जीवन में संगीत है तो सब कुछ है, संगीत नहीं तो कुछ नहीं। आप अगर टायर पंचर लगाने वाले लड़के भी बन जाओगे तो कान में हेडफोन लगा के गाने ही सुनोगे। इससे बढ़िया आप गाने बजाने की तरफ फोकस किया जाए। गांव के अंदर प्रत्येक बच्चे को किस तरह से आगे बढ़ने का रास्ता देंगे, इस पे टॉपिक पे हम लोग कल चर्चा करेंगे। कि अगर किसी बच्चों का पता लग गया कि पूरे गांव में 300 बच्चे संगीत के लिए बने हैं तो उसका करेंगे क्या? हमें पता लग गया इन बच्चों के पास इतना काइनेस्थेटिक आ गया, इतना ये आ गया, रिसर्च कहती है ये आ गया, तो उन बच्चों का करेंगे क्या? उनको तैयार कैसे करेंगे? और यकीन मानिए, आपने अगर किसी के बच्चे को तैयार करने की जिम्मेदारी ले ली,
कि आपके गांव के हर बच्चे को तैयार करना और समाज में स्थापित करना जनता सरकार मोर्चा का मकसद है। जनता सरकार मोर्चा की जिम्मेदारी है, जनता सरकार मोर्चा की गारंटी है। कोई परिवार होगा जो आपके अलावा कहीं और जाने की कोशिश करेगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। कर्जा सबका मुक्त कर दिया, बच्चे सबके सेट कर दिए, जीवन सबका मौज में भर दिया, और बच्चे की जान लोगे क्या है? मतलब आपने वो रास्ता दिखाना स्टार्ट कर दिया। समाज को केवल रास्ता भर दिखाना है, वो लोग आगे ढूंढ लेंगे। आपको केवल अगली पीढ़ी को इतना बताना है, इनको बचा के रख लेना, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना। आगे से आगे एक से एक आता जाएगा, इतने पैदा कर देंगे कि यहां से बैठे बैठे वहां मिसाइलें डालेंगे अपने वाले, छोड़ेंगे नहीं किसी को। और ये इतनी लंबी प्रोसेस है, इसको छोटी प्रोसेस मत मानिए। हमारे पास सब कुछ है, लोग हैं तो सब कुछ है, उसी में से सब तरह के बच्चे निकल आएंगे। अभी नहीं मिलेंगे, मान लो अभी नहीं मिलेंगे, तो जनवरी से 14,000 बच्चों का स्कूल शुरू करने का सपना देख रहा हूं। जनवरी 2025 के बाद चालू करेंगे उसकी यात्रा को। मेरे ख्याल से किसी ना किसी का तो बच्चा मिलेगा ही ना, उनको तैयार कर लेंगे हैं? जितने धनानंद बैठे हैं सबके लिए एक एक चंद्रगुप्त तैयार करते हैं, टेंशन क्या है? इसी तरह से पढ़ाई का है। अब नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस को देख लेते हैं हम, लास्ट वाली में ज्यादा नहीं जाऊंगा, ये मैं आपको ट्रेनिंग का लिंक दे दूंगा। आपको मैं सिर्फ ये एक आउटलाइन दे रहा हूं, मैंने अभी तक शुरू भी नहीं किया अपना टॉपिक, मैं सही बताऊं तो मैं तो वार्म अप हो रहा हूं अभी। तो ये मटेरियल है इतना बड़ा, आप में सब्र है, आप में दिमाग आपका खाली है, तो आपको इसमें से सब कुछ मिलेगा। कोई ऐसा साथी है जिसने मेरी जो बेसिक ट्रेनिंग है वो 3 से ज्यादा बार सुनी हो? 20 बार, 5 बार, 40 बार, 5 बार, और पता इशारे से कितनी बार? 4 बार, 5 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार। कोई ऐसा है जिसने 40 बार सुनी? हम उससे बात करते हैं। मैं गारंटी देता हूं, आप खड़े होकर के सबको बताएंगे एक चीज जो मैं पूछूंगा, मैं गारंटी देता हूं अगर आप 40 बार सुनोगे तो 40 के 40 बार आपको नई बात मिलेगी। बताइए थोड़ी सी है, थोड़ा कुछ बोलिए इस पे। कौन कर रहे हैं इसको? मैं आपको ये 40 बार सुनने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि इतनी अल्टीमेट चीज मेरी नहीं है। मैं बताऊं, मेरा नाम मात्र है, खाली करता है सब तू दाता, मेरा नाम हो रहा है। सभी को नमस्कार। मैं आपको बताऊं कि जब मैंने पहली बार सुनी तो कंटिन्यू मैंने उसको 3 बार सुनी, मतलब कम से कम 5 से 6 दिन में उसको 3 बार सुन चुका था। और मुझे ये एहसास हो गया कि मैंने खुद को जान लिया, और मैं अब आज लोगों से कहता हूँ कि डॉक्टर साहब का ये जो ट्रेनिंग के जरिए मेरे को ये समझना आया कि मैंने खुद को जान लिया और मैं ही खुदा हूँ। मुझे अब किसी खुदा की कोई जरूरत नहीं। मैंने इस लेवल तक, और पहले भी इतना दुखी रहता था, और जब से मैंने अपने आप को जाना तो मैं जितना दुखी रहता था उससे कई गुना ज्यादा खुश हूँ। मतलब 40 बार की बात है, मैं कम से कम 100 से 150 लोगों को तो ये ट्रेनिंग के भेज चुका हूँ पर्सनली व्हाट्सएप करके। और ये मेरी कोशिश रहती है कि मैंने डॉक्टर साहब को भी कई बार बोला कि जितने भी जेएसएन के जो भी कार्यकर्ता है वो मैं उसको ईमानदार कार्यकर्ता मान ही नहीं सकता अगर उसने वो ये ट्रेनिंग नहीं सुनी। ये कंपलसरी कर देना चाहिए सभी के लिए। तो आप जब सोसाइटी में जाएंगे तो आपको पहले तो आपको पता चलेगा कि आप क्या हो। अभी तो आपको यही पता नहीं है कि आप क्या हो। जब मैंने सुनी तो मुझे ये पता चला कि मैं क्या हूँ। हम तो इसको मतलब कुछ तो भी समझ के डील कर रहे थे। तो ये मतलब एक बहुत मतलब मेरे पास शब्द ही नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ ना कि आप किसी के सामने झुकना ही बंद कर दोगे, आपको ये समझ में आएगा कि मैं ही पूर्ण हूँ।
और परमात्मा ने हर किसी को पूर्ण पैदा किया हुआ है। आपको यह बात समझ में आनी चाहिए कि परमात्मा ने हर किसी को पूर्ण पैदा किया है। आपको सिर्फ उसकी उस संपूर्णता को पहचानना है, निखारना है और उसको वो जगह देनी है जिसके लिए वो बना है। इतना सा काम है। जैसे गांव में काम करते हैं, आपने कितने सारे कार्यक्रम देखे होंगे जिनके अंदर लोग पता नहीं फोटो खिंचाने के लिए, पता नहीं अखबार में आने के लिए, पता नहीं सचमुच वो पर्यावरण प्रेमी है, मतलब ये तीनों चारों काम है, कारण है, वो लोग पेड़ लगाते हैं गांव में। पेड़ लगाने के बाद वो किसी न किसी की ड्यूटी लगाते हैं उसकी संरक्षण करने के लिए। अभी तक आपके अंदाजे से कितने प्रतिशत लोग जो है वो कर पाते हैं? आप इतने निराश हैं, 5 से 10% होता है। मैं आपको बात बताता हूं, पूरी क्लास में जो भी व्यक्ति जो भी बात कह रहा है मात्र 10 से 15% को ही समझ आनी है। आप लोग थोड़े छठे हुए हो तो थोड़ा ज्यादा प्रतिशत हो जाएगा। जब मैं रैंडम मास में जाऊंगा, कुछ भी बताऊंगा, मतलब मैं चाहे कितनी बड़ी काम की बात बता रहा हूं, कितनी ज्ञान की बात बता रहा हूं, मात्र 15%, मैक्सिमम 15%, यानी पढ़ाई लिखाई 15% से ऊपर नहीं, म्यूजिक वाले 15 से ऊपर नहीं। 15 अट्ठे 120, 14 अट्ठे 112, 12 अट्ठे 96, 12.5 13%, बस 15 में बोल दिया ना। 12.5% मान के चलो एवरेज, कुछ एवरेज से ज्यादा हो सकता है, कुछ एवरेज से कम, इसलिए मैंने 15% बोला है। कुदरत ने ये डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है उस हिसाब से जो आपको चाहिए। बहुत ही रैंडम है, ये ऐसे है जैसे 8 सुराख 10 सुराख कर दिए दिमाग के अंदर, जैसे अपन पिल्लो गुड़ी या होल बना देते हैं, पूरा सुराख पूरा बिल बना दिया, और 100 करोड़ न्यूरॉन्स ऐसे पकड़े परमात्मा ने, और वो 100 करोड़ न्यूरॉन्स उन 10 में फेंक के मार दिए, जिसमें जितने गए वो जाने। इसीलिए 100 करोड़ न्यूरॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि वो रैंडम है, प्लानिंग नहीं है। वो प्लानिंग है कि उसको वो न्यूरॉन्स देने हैं, प्लानिंग है कि वो देने के बाद क्या करेगा, लेकिन किसको कितने देने हैं वो जानता होगा, वो लेने वाला नहीं जानता कितना है, बस वो दे दिया, ले तेरा काम खत्म, अब नेक्स्ट, ले तेरा काम खत्म। इस तरीके से वो जो 100 करोड़ न्यूरॉन्स की एवरेज ली है मैंने, ये एवरेज, वो न्यूरॉन्स जब आपके पास आ गए तो जिसमें जितने गए उसके हिसाब से आपका इंटरेस्ट, आपकी रुचि, आपकी योग्यता, आपकी हिम्मत, आपकी कमजोरी, आपके रिश्ते, आपका जीवन, आपके दुख, आपके सुख, आपका सब कुछ डिसाइड ये करते हैं, क्योंकि आपके शरीर में चलने वाली एक एक नस का कनेक्शन दिमाग से है, एक एक सोच का कनेक्शन यहां से है। अब सोचोगे तो भी यहां से, चलोगे तो भी यहां से, हाथ हिलाओगे तो भी यहां से, बोलोगे तो भी यहां से, कुछ भी करोगे यहां से चलोगे। तो यहाँ का कनेक्शन रैंडम है, इसीलिए पूरी दुनिया में कोई 2 व्यक्तियों का दिमाग बराबर नहीं होता। ये सिर्फ पैटर्न है कि मिलता जुलता पैटर्न, किसी में ज्यादा किसी में कम, किसी में 100 करोड़, किसी में 100 करोड़ 1, किसी में 100 करोड़ से 2 कम, किसी में 100 करोड़ से 20 कम, किसी में ज्यादा, किसी में, यार इतने नंबरों में तो कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा ही आएगा। अब मैं नेचुरलिस्टिक की बात बता रहा हूं। जिस बंदे का नेचुरलिस्टिक अच्छा है, मैं उसकी खासियत बताता हूं, वो आपको आपके आसपास ही लोग मिलते हैं। जिसका भी नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस स्ट्रॉन्ग रहेगा, उसको मजा आएगा जिंदगी का केवल कुछ चीजों के साथ, पेड़, पहाड़, नदियां, पानी, डंगर, गोबर की स्मेल, गाय, खेत, फसल, मिट्टी, नेचुरल जो कुदरत ने बना रखी है कोई ऐसा? सारे नहीं है। कई लोग ऐसे हैं जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, हाथ नीचे कीजिए। ये वो लोग होते हैं, जैसे गांव में आपने देखा होगा खेती सब करते हैं, मतलब जो लोग जिनके पास जमीन है वो खेती करते हैं। कुछ लोग उनमें ऐसे होते हैं जो खेत में जाएंगे तो अपने हाथ से काम करना चाहते हैं, वो अपने आप मिट्टी में उतर जाएंगे। आजकल जैसे मान लो आजकल धान का मौसम है,
मतलब टाइम है उसको धान लगाने का। तो जब वो धान लगा रहे हैं तो वहां उसमें मिट्टी में गारा में उनको धंसना पड़ता है, तो उनके यहाँ तक कई बार तो पैर धंस जाते हैं उसमें। जब वो वहां से बाहर निकलते हैं तो वो मिट्टी पूरे बॉडी पे लगी हुई मिलेगी। तो उसको वो मिट्टी जो उसकी पिंडलियों पे लगी हुई है ना, उसकी जो फीलिंग है ना, वो इतनी मजेदार लगती है कि वो उसको धोना ही नहीं चाहता, उसको लेके घूमता रहता है। ये वो बंदा है। अगर इसके जिम्मे आप पर्यावरण संरक्षण लगाओगे पूरे गांव में से, मजाल नहीं है कोई एक भी पेड़ को नुकसान हो जाएगा, इसकी गारंटी है। सब के सब जी जान से प्यार करेंगे उसको। लेकिन ये हम लोग तो पता नहीं किन को लेके किधर भी लेते हैं। बाप अपने बेटे के पास, बेटा डीसी था, वहां चला गया चंडीगढ़ में, दिल्ली में, बड़े शहर में, और वहां देखता है कंक्रीट के महल हैं, पूरा ऊपर पर बिल्डिंग है, कोई आसपास कोई आदमी नहीं, ना खेत, ना डंगर दिखते, ना पक्षी दिखते, ना कुछ और। तो महीने भर में क्या देता है, बेटा मैंने गांव में छोड़ा है तो गांव में रह लेगा। उसके पास वहां नौकर चाकर सब कुछ है। क्या रोज अपने शाम को अपने बच्चे की शक्ल भी देख लेता है। वो क्या है जिसकी वजह से वो अपने बच्चे को बोल देता है कि मुझे गांव में छोड़ दिया? वो फीलिंग जो उसको मिट्टी देती है, जो उसको गाय देती है, जो उसको डंगर देती है, जो उसको अपने भैंस की, अपने गाय के थन को पकड़ने के बाद जो फील आता है, जो उसको चारा डाल के जो फील आता है, उसके सिर में हाथ फेर के जो फील आता है, अगर उसको वो नहीं मिलेगा तो शहर में रहता होगा, गाय नहीं पालता होगा, तो आपका बच्चा जिद करता रहेगा मुझे कुत्ता ला दो, मुझे कुत्ता ला दो। लेकिन वो तो दे रखा था ना, परमात्मा ने तो दे रखा था उसको संभालने के लिए, आपने उसके हाथ से गाय छुड़वाकर कुत्ता दे दिया। ये हाल कर दिया शहरों में, शहरीकरण का ये नुकसान हो गया। लॉजिकली जाओगे, आपकी एक एक चीज की बर्बादी का एक एक कारण बिल्कुल स्पष्ट हुआ मिलेगा। आपको एक एक चीज बिल्कुल स्पष्टीकरण के साथ नजर आएगी कि ये चीज यहां से खराब हो रखी है, ऐसे ठीक होगी, ये बंदा ठीक करेगा, इसके लिए ना किसी का एहसान, ना किसी के ऊपर दिक्कत, और ये थकेगा भी नहीं, पूरी जिंदगी करेगा। और फिर आप देखिएगा सिंक्रोनाइजेशन में आप अपना काम कर रहे हो, हम अपना कर रहे हैं, और उतना कर रहे हैं, कोई किसी का एहसान नहीं। नहीं, मतलब आपको प्रैक्टिकली संभव चीजें बता रहा हूं कि असंभव बात कर रहा हूं भाई, हैं? बस इसमें टाइम लगेगा। आपको जल्दी जल्दी से 2024 में एमएलए बनना तो नहीं होगा। बनाने का तो तरीका बता दूंगा, सबकी घसकाने यापन है। 90 की 90। देखो, अगर आप लोगों ने साथ दिया नवंबर 19 को, और आपने वैसे ही कर दिया जैसे मतलब हम प्लान करते हैं वैसे चलते हैं, मैं आपको ऐलान करके ऑन रिकॉर्ड गारंटी दे रहा हूं, हरियाणा में 90 सीटों पे चुनाव होने हैं जुलाई 2024 के अंदर, अक्टूबर 2024 के अंदर। अक्टूबर 2024 में 90 की 90 सीटों पे हर पॉलिटिकल पार्टी के विधायक की जमानत जब्त कराने की क्षमता है हमारे अंदर। और बिना पॉलिटिकल पार्टी बनाए और बिना अपने नेता को खड़ा किए, अपने जितने सेंट्रल टीम में नेता है सब ने पहले दिन तय किया था ये चुनाव में लड़ेंगे, लेकिन चुनाव के लिए समाज में से लोग निकाल के लाएंगे, अच्छे लोगों की कोई कमी नहीं है। और वो तरीका निकाल करके अगर आप लोगों ने साथ दे दिया तो सबकी घस काट देंगे। अभी आपको क्या करना है, चीजों को समझना है। हमने समझने पर वक्त नहीं लगाया है, हमने समझाने पर वक्त लगाया है, याद करने पर वक्त लगाया है। आपको एक बार चीजें समझ में आ गई तो समझ ही समाधान है, खेल ही खत्म, कोई टेंशन ही नहीं। सारा झगड़ा समझने भर का है। समझने के लिए वो बेसिक ट्रेनिंग आपके ग्रुप लेवल 2 के ग्रुप में मैं भेज दूंगा, आप वो करिएगा। उसका तरीका क्या है, कैसे करना है, वो भी मैं आपको भेज दूंगा। आप यहाँ से जाएंगे, आपका ट्रेन है 12 घंटे का, 10 घंटे का, बैठिए, उसको कान लगा के सुनिए, साइड में लगा के सुनिए, इतना मजा आएगा।
3 लेवल तक आपको झेलना पड़ूंगा और तीसरी के बाद आप छोड़ नहीं सकते, इसकी गारंटी देता हूं। क्योंकि 3 लेवल तक बेस बनेगा, थोड़ा स्लो होगा। आप लोगों को, जो लोग समाज में उतरे हुए हैं, आप ज्ञानी लोग हैं, आपको वो चीजें पहले से पता है। मैंने भी जो बताया है लगभग पता है। मैंने बस उनको कनेक्ट करके सिंक्रोनाइजेशन करके एक ऑर्डर तैयार किया है। मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया। आप वो चीजें पहले से मौजूद हैं, हमने सिर्फ उनको रिसर्च किया है, दोबारा से सर्च किया है। वो सर्च करके आपके सामने पूरा डॉक्यूमेंट है। आप उस डॉक्यूमेंट को उठाएंगे, अपने गांव में कैसे यूज करेंगे, अपने शहर में कैसे करेंगे, पड़ोस में कैसे करेंगे, स्कूल में कैसे करेंगे, घर में कैसे करेंगे। आप सोचिए, आपको अपना बच्चा समझ आ गया, अपनी बीवी समझ आ गई, अपना शौहर समझ आ गया, अपना पिता समझ आ गया, आपको अपने भाई बहन समझ आ गए, दोस्त समझ आ गए, संगठन में जहाँ काम कर रहे हो वो समझ आ गए। सबका पहले से मालूम है कि मैं ऐसा कहूंगा तो ये ऐसा करेगा। तो आप सोचिए, आपके दिमाग में टेंशन होगी क्या? मतलब मैं अपने पिताजी को कोई बात कहता हूँ, मेरे को पहले से मालूम होता है उनका ये जवाब आने वाला, तो मेरे को टेंशन खाएगी। या मेरे बच्चे को मैं कुछ कहता हूँ, उसका क्या जवाब आना है, वो क्या करने वाला है, मेरे को क्या पहले से मालूम? कारण ढूंढ लो। अगर वो प्रॉब्लम है तो उसको कारण को उड़ा दो, प्रॉब्लम खत्म। और अगर वो अच्छी चीज है तो कारण को बढ़ा दो, तो बात बढ़िया बन जाएगी, बात ही खत्म। नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, समझने तक जोर लगेगा। बस समझने पे टाइम लगा लो। इस ट्रेनिंग का मतलब यही है कि आपको समझने के लिए तैयार हो जाओ आप। और अभी आप बहुत माल आने वाला है, अभी तो हम शुरू हुए हैं, समझे? वैसे तो आपको ओवरडोज तो नहीं लग रहा ये 7 दिन का है? 1 महीने अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अरे अपने पास जब अपन आंदोलन करेंगे, महीना भर बैठ के करने का काम होगा ना, ये क्या करेंगे हम? रोज शाम को सत्संग लगा करेगा ये चलेगा, अपना मस्ती और मस्ती में सब हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं। मैं इस पे ज्यादा समय नहीं लगाऊंगा। कल मैं समय लगाऊंगा जो 100% रोजगार वाला जो मॉडल है उसके ऊपर, कि कैसे वो मॉडल का मैं सिर्फ प्रीव्यू दूंगा, तो गहराई में नहीं जाएंगे हम लोग। क्योंकि आपको केवल आइडिया समझ आएगा तो आप अपने गांव और अपनी जरूरत के हिसाब का आइडिया आप अपने आप उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करना। मैंने आपको केवल हिंट देना है, मैंने आपको ये फॉलोअर नहीं बनाना है, मुझे आपको भीड़ का हिस्सा नहीं बनाना है। इस ट्रेनिंग में आने का मतलब आपको लीडर बनाना है। मैं हिंट दूंगा तो आपने भाग के उसका सलूशन अपने आप ढूंढने की सर्च करनी है, आपको उसके ऊपर मेहनत खुद करनी है। क्योंकि असली जो आपकी डेवलपमेंट होगी, जो आपकी ग्रोथ होगी, वो खुद की रिसर्च से होगी। किसी की बताई हुई बातें भाषण हो सकती हैं, ज्ञान नहीं होता। ज्ञान हमेशा अनुभव से ही अर्जित किया जाता है। किताबों से, भाषणों से, बातों से, ट्रेनिंग से केवल इंफॉर्मेशन अर्जित की जाती है। इंफॉर्मेशन मैं दे रहा हूं, ज्ञान आपने स्वयं अर्जित करना है। मेरे भरोसे बैठे तो यही कंगले के कंगले रहेंगे, कुछ समझ में नहीं आएगा। जहां आपकी कोशिश में कमी रहेगी, जो आप जितना करोगे, जहां कमी रहेगी वहां मैं पूरी करूंगा। उसको आपको एक लाइन में समझना है। वो क्या? आपने मुझसे कोई सवाल पूछा तो मैं आपको इतना ही कहूंगा, ये आखिर का क्वेश्चन है। अगर वो सवाल उस वक्त का पूछने का नहीं है तो, और अगर वो सवाल उसी वक्त का पूछने का है तो मैं शॉर्ट से शॉर्ट आंसर देने की कोशिश करूंगा। आप उसी में से उसका जवाब थोड़ा बड़ा करने की कोशिश करिए। नहीं हो रहा है तो फिर भी बताइए कि नहीं, बड़ा नहीं हो रहा, हमसे इतना ही, तो उसको खुद कोलैबोरेट भी करूंगा। कर सकते हैं अपन, ये है ना? इस पे कोशिश करिएगा। मैं ट्रेनिंग को भेज दूंगा, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि हमें इस सेशन को आगे बढ़ाना है। जितना समय बचेगा मैं आपके सामने फिर आ जाऊंगा, फिर हम चीजों को एक्सप्लेन कर देंगे। अभी मैंने जस्ट एक प्रीव्यू दे दिया। एक और चीज बता देता हूं इसमें, बस ऐड करके, ज्यादा नहीं। वो ये है कि इसके अंदर वर्ड होता है टोटल स्कोर गेन। मतलब हमारा क्या होता है? TSG, यानी रिच, जो ये कि जितने भी वो हैं न्यूरॉन्स कितने बंदे के दिमाग में गए,
यानी ये कितना प्रेशर झेल सकता है। ये असल में इस चीज की काउंटिंग होती है कि इस आदमी को कितना काम दिया जाए, इसको किचन में खड़ा किया जाए, व्यवस्था में खड़ा किया जाए, इसको आगे आंदोलन में अगली पंक्ति में खड़ा किया जाए कि दूसरी में किया जाए कि चौथी में किया जाए। ये स्किल परमात्मा ने ऑलरेडी आपको दे रखी है कि आपका दिमाग कितना प्रेशर झेलने के लिए बना है। आप केवल उतना ही प्रेशर झेलिए। जो अनलिमिटेड कैपेसिटी के ब्रेन है उनको सबसे आगे रखें, है ना, वो भी दे रखे हैं। जिनकी लिमिटेड कैपेसिटी है उनको लिमिटेड कैपेसिटी वाली जगह पे रखें और मचा दें बेलमपुर। बेलमपुर समझते हैं? ठीक, तो इस सेशन को मैं अभी यहीं पर एंड कर रहा हूं। आई होप कि आपको मजा आया होगा। धन्यवाद। अभी हाँ चालू करो, पहले माइक दे दो। भाई क्वेश्चंस के आंसर कराएंगे, एक क्वेश्चन होगा बस, क्योंकि फिर ये दो क्वेश्चन आंसर तो रात तक चलता रहेगा। या फिर आप बच्चियां बना के देखते। दरअसल मैं पूरी बात नहीं सुनाई तो मैंने नहीं, सवाल वो एजुकेशन वाला नहीं है, सवाल दूसरा है इसलिए। हाँ हाँ नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, बना ही नहीं, सिस्टम ही नहीं। देखिए मैं सवाल, हाँ चालू करो। जो आपने बोला था कि 18 दिन में हम फतेह कर लेंगे ये जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के 18 मुद्दों को, इस 18 दिन वाले इस समाधान में प्रैक्टिकलिटी कितनी है या फिर ये आध्यात्मिक जुमला है? 100% प्रैक्टिकलिटी है, 100%। इसके मूल में एक बात है कि यदि हम अपने तरीके से चलते हैं, एक सिस्टमैटिक तरीके से चलते हैं, वैसे योद्धा तैयार कर देते हैं, 1 लाख लोग वैसे ले आते हैं जिन लोगों ने चीजों को समझा हुआ है, तो आपको जो मैसेज समाज को देना है, जो पूरे के पूरे सिस्टम को ध्वस्त करने के लिए काफी है, वो रोज की रोज एक संस्थान उड़ाने का काम अपन कर सकते हैं, डेली के डेली वहां से। मतलब ये हुआ कि जो हम बदलाव करना चाहते हैं, हाँ। उसकी शुरुआत, उसकी योजना हम 18 दिनों में बना देंगे। जो भी कोई नई चीज बनती है, नए समाज का जो निर्माण होता है, हमेशा पुरानी व्यवस्था को ध्वस्त होना पड़ता है उसके लिए। ये हमेशा से होता आया है। व्यवस्था ध्वस्त होने के कई सारे तरीके हैं। अगर ये लोग व्यवस्था को ध्वस्त करेंगे तो उस ध्वस्त हुई व्यवस्था में हमारी सबकी कब्र कूदने वाली है। अगर ये हमने ध्वस्त किया तो उनकी कब्र कूदने वाली है। डिपेंड करता है हम कर पाएंगे पहले या वो कर पाएंगे। दूसरी बात, जब हम उसको ध्वस्त करेंगे तो सबसे बड़ी समस्या पुनर्निर्माण की होगी। निर्माण का रास्ता मैं आपको शुरुआत आपको दे रहा हूं। खात्मा कभी होता नहीं, आदर्श समाज की स्थापना कभी होती नहीं। हमको रास्ता मिल जाएगा कि अब हमको इस रास्ते पर चलना है। यदि उसके बाद भी समाज नहीं निर्माण कर पाया तो फिर अगले शिवाजी का इंतजार करेंगे। तो इसमें हम सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि इन 18 दिनों की बात आप कह रहे थे, वो एक शुरुआत होगी बदलाव की। बिल्कुल, एग्जैक्टली। बनेगा नहीं कुछ भी, इनको ध्वस्त कर दें, कौरव हार जाएंगे, ऐसा थोड़ी हस्तिनापुर दोबारा पुनर्निर्माण हो जाएगा। हाँ, वो प्रैक्टिकल बात फिर इस तरीके से आई ना। यही था, मेरे ख्याल से यही कहा था। युद्ध जीतने की बात थी 18 दिनों में, कितनी बड़ी सेना हो। कपिल साहब, ये जो भी पर्सनालिटी है चारों, इनके रिवर्स से कॉम्बिनेशन से क्या आउटपुट निकल के आएगा, मतलब थोड़ा सा इसमें बताइए। लंबा विषय हो जाता है ये। असल में मैं चाहता हूं आप लोगों से डिटेल में चर्चा करूं। अगर पूरी बात नहीं पता है तो आप कंफ्यूजन में ज्यादा चला जाओगे। अभी तक जितना मैंने आपको बताया, अभी कंफ्यूजन कम से कम है। आप लोग समझे हुए हैं, आपने 40 बार पढ़ा हुआ है, इसलिए देखा हुआ है, इसलिए आपको वो सारे के सारे चीजें दिखती हैं साफ साफ। इसलिए आप उसको
पूछ पाते हैं उस लेवल पे। अभी तक इन लोगों ने रिवर्स का नाम नहीं सुना है तो पंखे में नहीं पढ़ने का, अभी इतना ही बता दिया कि रिवर्स वाले बच्चे स्पेशल होते हैं दुनिया में। मैं आपको थोड़ा सा बस एंगल बताता हूँ, ये माइक आप आगे भिजवा दीजिए। देखिए दुनिया में हर काम को करने के लिए हर एक व्यक्ति को मतलब कुछ ना कुछ टैलेंट दे करके भेजा है पूरे सिस्टम को चलाने के लिए। उस पूरे सिस्टम में एक अलग ट्रेट जो है वो कुदरत देती है, जिसमें बंदे का एक्वायरिंग ट्रेट जो है, एक्वायरिंग सेंसिटिविटी में रिवर्स आता है। बहुत सारी चीजें हैं इसमें, 4 होते हैं ये एक्वायरिंग का मतलब क्या है मैं वो थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ उसके लिए। एक्वायरिंग का मतलब है कि झूठ नहीं बोलना है, हमने ये कह दिया, टीचर ने ये बोल दिया, चोरी नहीं करनी है या ये काम ऐसे करना है, ये बोल दिया टीचर ने, लेकिन वो बच्चा समझेगा कैसे इस काम को ऐसे किया जाता है, ये बताने का इंफॉर्मेशन है। ये आपके टीचर, आपके माँ बाप आपको रट रट के इंफॉर्मेशन के तौर पे बताते रहते हैं, ठीक है। लेकिन उस बच्चे को समझ में नहीं आता है कि चोरी क्यों नहीं करनी है तो मतलब ये क्यों कह रहे हैं ऐसा। वो बच्चा फिर भी करता है, झूठ फिर भी बोलता है, वो सारे वो काम करता है जिसकी वजह से उसको डांट पड़ती है। उसका कारण ये है कि हर बच्चे का एक्वायर करने का तरीका अलग अलग होता है। आपने बताया ये मोमबत्ती है, ये जला देगी। एक बच्चा ऐसा है जो आप अपनी माँ के दूर जाने के बाद उस मोमबत्ती पर हाथ लगाकर चेक करेगा ही करेगा। अगर उसने जला दिया, ओ मम्मी ठीक बोल रही थी, फिर अगली बार जो भी माँ कहेगी मान लेगा, वह ठीक कर रही। फिर माँ ने कह दिया बाहर ना जाओ, पड़ जाएगा, चोट लग जाएगी। अब ये दहलीज है, मान लो ये वाला बच्चे को माँ ने कह दिया कि बाहर मत जा, कोई उठा के ले जाएगा या चुर जाएगी। बच्चे को आपने कभी नोटिस किया हो, बच्चा हमेशा अपनी शुरुआत जब करता है व्यवहार में, जैसे नया माहौल आया, इस नए माहौल में जब वो अपने आप को एडजस्ट करने लगेगा तो सबसे पहले वो आसपास के लोगों को ऑब्जर्व करेगा गौर से। फिर वो उनकी आंखें देखेगा, इनमें से कौन से आदमी की आंखें खतरनाक हैं, कौन मेरे को प्यार से देख रहा है, कौन कैसा है, कौन कैसा। ऐसा करने के बाद फिर वो अपनी लिमिट टेस्ट करके देखता है। हर जगह हर मोमेंट वो अपनी लिमिट टेस्ट करता है, बोलने की भी लिमिट, मारने की भी लिमिट, कूदने की भी लिमिट, उछलने की भी लिमिट, खेलने की भी लिमिट, वो अपनी लिमिट चेक कर लेता है। जहां उसको लगता है यहाँ मेरी लिमिट खत्म हो रही है, उसके बाद अगली बार से वहां तक की लिमिट को क्रॉस नहीं करता है। तो माँ ने जब बोला कि बाहर जाएगा तो कोई उठा ले जाएगा या फिर बाहर जाएगा तो चोट लग जाएगी, तो वो बच्चा दहलीज पे जाकर के ऐसे देखेगा बाहर। पहले दिन की बात बता रहा हूँ मैं, जब पहली बार, फिर वो ऐसे हाथ पैर करके देखेगा, चोट तो नहीं लगी, कोई उठा के भी नहीं देगा। फिर इन करके देखेगा, अभी भी नहीं हुआ, फिर ऐसे करके देखेगा, फिर ऐसा कुछ नहीं हुआ, फिर अगली बार दोहरा। माँ तो झूठ बोल रही थी। अगली बार जब माँ उसको कुछ कहेगी, अब उसकी माँ झूठी है, क्योंकि बच्चा जब आपकी बात को मानता है या ना मानता है, उसको नियम बना लेता है। उसके लिए अभी बाकी के नियम नहीं पता ना, जो भी आप कहोगे उसे नियम बना लेगा। आप तो कह रहे थे झूठ नहीं बोलना, आप तो कह रहे थे रेड लाइट पे रुकना होता है, आप तो कह रहे थे ऐसे होता है, आप तो कह रहे थे ऐसे होता है। फिर आप अपनी ही बात को काटने लग जाओगे तो उसको कंफ्यूज आ जाएगा, ये आदमी किसी लायक है ही नहीं मानने के लायक। कोको आएगी, बाऊ आएगी, या ताई मेरी है या दादी मेरी, इस टाइप के डायलॉग्स पे चर्चा लंबी करेंगे अपन, बड़ा लंबा समय। ये मुद्दा इतना गजब, इतना अच्छा, इतना आप सबके साथ जुड़ा हुआ है। गांव में जाओगे वहां भी सबके साथ जुड़ा हुआ है। इसको थोड़ा अपने जीवन में आत्मसात करने लगोगे, आपके सारे रिश्ते सुधरते चले जाएंगे, आपके अंदर शांति आनी शुरू हो जाएगी, आसपास के लोग दिखने शुरू हो जाएंगे। जिसने ट्रेनिंग कर रखी है उनमें से कोई ऐसा है जो आदमी को बिहेव, जो वो काम करता है, काम करते हुए बोलते हुए देखकर ही पता लगा लेता है कि तो इस टाइप का होगा इसलिए ऐसा कर रहा है कोई? सब के सब टोटली 100%। यानी कि आपके पास अगर अपने सामने वाले की सारे के सारी हरकतों का अगर जांच पड़ताल और ब्यौरा है तो क्या चाहिए और है? दुश्मन की ताकत पता, अपनी ताकत पता, दोस्तों की ताकत पता, जोड़ करके कितने दुश्मनों को कितने साथियों से गिराना है सब पता। बोल दो धावा, क्या फर्क पड़ता है, जीत हमारी होगी भाई साहब। रोकेगा कौन
अपने को, ताकत नहीं पता, अंधेरे में जी रहे हैं इसलिए हारते हैं। अगर किसानों को किसान आंदोलन में अपनी ताकत का अंदाजा होता तो व्यवस्था परिवर्तन अभी तो हम लोग कर रहे होते। सब कुछ ध्वस्त हो सकता था उस आंदोलन के अंदर, सब कुछ, एक एक चीज उड़ाई जा सकती थी। इतना ताकत उनके हाथों में दे दिया था जनता ने, लोगों का इतना भरोसा दे दिया था भाई साहब, क्योंकि उनको मालूम ही नहीं था व्यवस्था परिवर्तन नाम की कोई चीज होती है। और ऐसे ऐसे लोगों को दोबारा खड़ा किया जाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, आप ही के बीच में से लोगों को पैसा दे करके उठाया जाएगा इलेक्शन लड़वाने के लिए, आप ही के बीच से लोगों को, कि वैसे ही जैसे किसानों ने पार्टी बनाई वहां जाकर के। भाई साहब, क्रेडिबिलिटी कैसी हो गई पता लग गया ना आपको, क्या फीलिंग आ रही थी अंदर से। राज्यपाल का बयान चुनाव से पहले क्या था कि तो आप मुख्यमंत्री बनेंगे, तो राज्यपाल ने कहा मैं आज प्रधानमंत्री के बराबर का आदमी, मैं मुख्यमंत्री क्यों बनूंगा। और जब मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल होने के लिए चुनाव लड़ा और जब जमानत बिहार मतलब जब्त हो गई, फिर उनकी उस जो वक्तव्य, जो उनका व्यक्तित्व था, उसका क्या हाल हुआ। क्योंकि आप लोग, हम लोग इतने खाक नहीं हो सकते, मुझे मालूम है ये किस लेवल तक जा सकते। इसलिए मैंने आपको बोला, वर्किंग हो या अपोजिशन में बैठे हुए, आसपास के 5-6 स्टेटों के सारे पॉलिटिकल पार्टियों के हेड्स जो है ना, ऐसे सामने खड़े करके मैंने लाइन में लगाए हुए जब मैं इलेक्शन मैनेजमेंट किया करता था। मतलब उन सब के दिमाग का पता है मुझे किस लेवल तक सोचते हैं, वो कहां तक जाएंगे और किस लेवल तक जाएंगे, उनसे लड़ने की ताकत कितनी चाहिए, एग्जैक्ट पिन पॉइंट मालूम है कि उसी दिन बता दूंगा कि नाउ वी आर रेडी। उससे पहले पूरे समाज के विश्वास का सत्यानाश हम नहीं करेंगे भाई, हम भरोसा नहीं तोड़ेंगे। इसी प्रॉमिस के साथ मैं अपनी आज की बात खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत।